सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइक सर हियर। और हम लोग जो है बेसिकली अपना मर्चेंट नेवी का और सीडीएस एनडीएस से रिलेटेड बहुत सारे प्लेटफॉर्म के कोर्सेज से बहुत सारे यहाँ पे आपको टॉपिक्स जो है आपको करा रहे हैं। उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक। इस मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को आज बेसिकली हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बेसिकली आपका जो जिसमें जीएस का पोर्शन है, उस जीएस के पोर्शन की अगर बात करी जाए तो जीएस के पोर्शन से बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी और उसके बाद में हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में अगर डिस्कशन करें या हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें तो हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इनको बेसिकली डिस्कशन की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये इरा वो इरा है जब 1757 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था और 1947 तक जब इंडिया फ्री हो गया ब्रिटिशर्स से या इन अंग्रेज़ों से या इंग्लिश से, तब तक का इरा हमारा ये ब्रिटिश इरा कहलाता है। तो इस ब्रिटिश इरा के अंदर बेसिकली इन इराज के अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं जो मॉडर्न इंडिया है 1757 से लेकर हम लोग 1947 का। तो 1757 से लेकर 1947 के इरा को भी बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में 1757 से 1857 तक का इरा आ जाता है। मतलब ये वो इरा है कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर पहली बार जब रूल करना स्टार्ट कर दिया था और रूल करना जब स्टार्ट कर दिया तो रूल करने के बाद में इंडिया के अंदर बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था 1757 का रूल, उसके अगेंस्ट में एक रिवॉल्ट भड़का था यहाँ पे 1857 में। तो 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ। इस रिवॉल्ट ने इंडिया के अंदर बेसिकली एक लोगों के अंदर उम्मीद जगाई 100 साल तक के स्ट्रगल के बाद में कि हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो सकते हैं और अपने लिए कुछ डिमांड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 1757 से लेकर 1857 तक का टाइम पीरियड है, जिसके अंदर हम लोग 1757 प्लासी से शुरू करते हैं और प्लासी से लेकर हम लोग 1857 पे चले आते हैं, जिसका मतलब होता है रिवॉल्ट। फिर दूसरे पार्ट में इसको क्लासिफाई किया जाता है जब 1857 का रिवॉल्ट हो गया, उसके बाद से लेकर 1947 तक। 1947 फ्रीडम, जब इंडिया को फ्रीडम मिली और इंडिया ने फ्रीडम को अचीव किया, तो उस अचीवमेंट के बाद में, फ्रीडम को अचीव करने के बाद में 1947 में हम देखते हैं कि इंडिया ने कैसे फ्रीडम ली। इस 1857 के रिवॉल्ट ने उसको कितना हेल्प किया कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को क्रिएट किया जाए, जिसकी वजह से 1947 में फ्रीडम हम गेन कर पाए। तो ओवरऑल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो 1757 से लेकर 1757 से लेकर 1947 तक हम लोग का पूरा इरा ये मॉडर्न हिस्ट्री का इरा। इससे पहले हम लोग मुगल इरा पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, या फिर पीछे और चले जाएं तो हम लोग ये सब कि इंडिया के अंदर कैसे इन्वेजन हुआ, किस तरीके से मुस्लिम अटैकर्स इंडिया के अंदर आए, मोहम्मद बिन कासिम वगैरह का टाइम पीरियड, ये सब जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ये टाइम पीरियड मेडिवल इंडिया का टाइम पीरियड है। ठीक, उससे पहले चले जाएंगे तो आप गुप्ता इरा, मौर्य इरा, या फिर महाजनपदास, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक इरा, ये सब देखोगे तो ये एंशिएंट इरा का पार्ट है। फिलहाल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे हैं। इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या हमें मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कशन करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कशन के अंदर हम लोग बेसिकली जो कहानी शुरू करेंगे वो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स को कवर करते हुए करेंगे। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स या फिर वाइसराय ऑफ इंडिया या फिर इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, इन सब को लेते हुए हम लोग इस कहानी को शुरू करेंगे और लास्ट तक इस कहानी को कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट वाइसराय और इस तरीके की तमाम चीजें हम मॉडर्न हिस्ट्री के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट में कवर करते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो हम लोग इसके पूरी की पूरी हिस्ट्री को कैसे कवर करने वाले, हम पूरी की पूरी हिस्ट्री को, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को ऐसे कवर करने वाले हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है। मतलब हम लोग शुरू करेंगे सबसे फर्स्ट गवर्नर से। पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। इनसे भी पहले एक गवर्नर है, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल है, जिनको हम लोग बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव से हम लोग कहानी शुरू करेंगे और रॉबर्ट क्लाइव से कहानी पढ़ते हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन तक आएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन तक इंडिया के अंदर पहले जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कह लीजिए, पहला वाइसराय कह लीजिए, सी राजगोपालाचारी को कह लीजिए। सी राजगोपालाचारी पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के आप गवर्नर जनरल कह लीजिए, वाइसराय कह लीजिए। ये लोग इंडिया के अंदर किस तरीके से इनके टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई, तो हम पूरे के पूरे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को कवर करेंगे। तो एक एक गवर्नर जनरल को विद द टाइम पीरियड हम लोग कवर करते चलेंगे और उनके टाइम पीरियड में क्या क्या उस समय में इंसिडेंट्स हुए, उस इंसिडेंट को साथ में कवर करते हुए चले।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ रॉबर्ट क्लाइव दिख रहा होगा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि 1757 से लेकर 1760 तक और 1765 से लेकर 1767 तक, ये इनका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो 1757 का वो टाइम पीरियड है जब मैंने आपको बताया ही था क्लास के स्टार्टिंग में कि हम 1757 में क्या करने जा रहे हैं। हम 1757 से मॉडर्न एरा को शुरू करने जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। तो 1757 से हमारा मॉडर्न एरा शुरू होता है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, और 1757 से लेकर 1760 तक, 1765 से लेकर 1767 तक, ये टाइम पीरियड में इस मॉडर्न एरा को और ज़्यादा मजबूत ब्रिटिशर्स के लिए अगर कोई पर्सन करता है तो वो पर्सन है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इस एरा को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है और मजबूत कर देता है। इस स्ट्रेंथन और मजबूत करने वाले एरा को ही बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये पहला गवर्नर है बंगाल का, और इसके टाइम पीरियड में जो जो इंसिडेंट्स हुए उन इंसिडेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या चीज़ हुई। रॉबर्ट क्लाइव, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये बंगाल का सबसे पहले गवर्नर बना था 1757 में। क्यों बना बंगाल का गवर्नर? आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लासी, प्लासी के बैटल के बाद में ऐसा पॉसिबल हुआ था और ये गवर्नर बन पाया था। क्या था बैटल ऑफ प्लासी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हुआ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर लगभग 1608 में एंटर कर गई थी और 1611 और 1613 में मसूलीपट्टनम और सूरत जैसी जगहों पे अपनी फैक्ट्रीज लगा चुकी थी। इन जगहों में फैक्ट्री लगाने के बाद में इनका ये लालच धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता चला गया। ये ट्रेड करने के लिए अलग अलग इलाकों में जाना शुरू कर दिए। ट्रेड करना है, व्यापार करना है, और ज़्यादा इनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और ज़्यादा इन्हें एरियाज़ की ज़रूरत है, और ज़्यादा इन्हें फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों की इन्हें नीड थी। तो नीड करने के लिए प्लेसेस या जगहें ढूंढना शुरू करते हैं। उन जगहों में इनकी नज़र पड़ती है कैलकाटा के ऊपर। कैलकाटा वॉज द सिटी जिसको बोला जाता था कि ऐसी सिटी है कि जहाँ पे इंडिया की सबसे रिचेस्ट पॉपुलेशन, सबसे रिचेस्ट कल्चर, सबसे रिचेस्ट बेसिस पे यहाँ पे लोग या फिर व्यापार या ट्रेड हुआ करता है ना। तो बेसिकली ये इंडिया के अंदर की सबसे रिचेस्ट पोजीशन में से एक पोजीशन काउंट की जाती थी, जिसको हम लोग कलकत्ता कहते थे। कैलकाटा के अंदर ब्रिटिशर्स एंटर करना चाहते थे, बट एंटर करने के लिए वहाँ के जो मेन रूलर हैं उन रूलर से बात करनी पड़ेगी। नवाब थे यहाँ पे बंगाल के अंदर, जिनका नाम था नवाब सिराज-उद-दौला। नवाब सिराज-उद-दौला, नवाब सिराज-उद-दौला वॉज द नवाब ऑफ द बंगाल। और बंगाल के नवाब होने के नाते ईस्ट इंडिया कंपनी शुड हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम नवाब सिराज-उद-दौला। तो नवाब सिराज-उद-दौला से इनको परमिशन लेनी चाहिए अगर ये यहाँ पे किसी भी तरीके से अपना कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं। पहुंचे ये परमिशन लेने के लिए, बट परमिशन वाज डिनाइड। परमिशन को मना कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया बाय सिराज-उद-दौला। सिराज-उद-दौला ने परमिशन देने से मना कर दिया कि हम नहीं चाहते आप हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगाएं या किसी भी तरीके का व्यापार या ट्रेड करें, हम अलाउ नहीं करेंगे, हमारा नहीं मन है हम आपके साथ व्यापार करें या बंगाल के अंदर ऐसा कुछ होने नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मुगल फरमान इन्होंने दिखाया। एक मुगल फरमान इनके पास में था। वो मुगल फरमान बेसिकली क्या था? वो मुगल फरमान ऐसा फरमान था जिसको फर्रुख सियर ने, फर्रुख सियर एक मुगल शासक हुए 1717 के अंदर, एक मुगल फरमान दे दिया था फर्रुख सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये मुगल फरमान का मतलब ये था ऑल इंडिया में कहीं पे भी जाके अपना ट्रेड, व्यापार या किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी फैक्ट्री का इंस्टॉलमेंट कर सकते, उसको लेके इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है ना। तो मुगल फरमान या बेसिकली हम लोग बात करें अगर तो फर्रुख सियर के द्वारा इनको प्रोवाइड कर दिया गया था। फर्रुख सियर ने जब इनको दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला हमारे पास तो मुगल फरमान है, आप मुगल फरमान को कैसे डिनाई कर सकते हो। तो नवाब सिराज-उद-दौला ने बोला वी आर इंडिपेंडेंट, हम एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस है, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हमारा किसी भी रूलर के साथ में किसी भी तरीके का कोई ना तो कंट्रोल है, ना हम किसी पर करते हैं, ना वो हम पे कंट्रोल करते हैं। इन्होंने बोला हम स्वतंत्र राज्य, हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, और इंडिपेंडेंट स्टेट्स होने के नाते आप हमारे ऊपर इस तरीके का प्रेशर या ऐसी कोई चीज़ बना नहीं सकते जिसकी वजह से हम यहाँ पे आपको अलाउ करें कि आप यहाँ पे ट्रेड करो। तो नवाब सिराज-उद-दौला ने मना कर दिया। उसके बाद में भी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नहीं सुधरे। इन्होंने बोला ऐसे तो नहीं मानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला ठीक है, हम आपसे वॉर लड़ेंगे, अगर हम वॉर में जीत जाते हैं तो फिर बंगाल के अंदर हम ट्रेड करेंगे, बंगाल के अंदर हम कंट्रोल करेंगे। ये वॉर तब जाके क्रिएट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस
बंगाल के नवाब के बीच में, बंगाल के नवाब के बीच में, बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी इस वॉर के अंदर आ गए। इसी वॉर को हम लोग ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का नाम दिया। इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, नवाब एक्चुअल में नवाब सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा अपने एरिया में स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसको इसके एरिया से हटा पाना या इसकी परमिशन के बिना यहाँ कुछ कर पाना लगभग असंभव सा था, इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। लेकिन उसके बाद में भी नवाब सिराजुद्दौला ने यहाँ पर इस वॉर के अंदर अपनी पूरी कैपेसिटी लगाई, और कैपेसिटी लगाने के बाद में भी इस वॉर को ये लूज कर जाते हैं, लॉस्ट, ये वॉर ये लॉस्ट कर जाते हैं, हार जाते हैं। सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई क्यों हारा, रीजन वॉज कि सिराजुद्दौला के कुछ फैमिली के मेंबर्स और इनके कोर्ट के कुछ मेंबर्स जो थे वो अंग्रेजों के साथ में मिल गए थे, जाके अंग्रेजों ने उन्हें खरीद लिया था, वो बिक चुके थे। फॉर एग्जाम्पल एक नाम है इसमें मीर जाफर, मीर जाफर वॉज द नेम, ये कमांडर इन चीफ था। कमांडर इन चीफ का मतलब आर्मी का सुप्रीम, और आर्मी का ही सुप्रीम जब टीम का कैप्टन ही अपोजिशन से जाके मिल जाए तब क्या ही कर लोगे, है ना। तो कोच कितना भी चिल्लाता रहे कि नहीं नहीं हमारी टीम को जिताओ, तो नहीं जीत पाएगी ना अगर कप्तान ही मिल जाए जाके। तो क्या हुआ, मीर जाफर यहाँ पे चीफ जो थे वो थे कमांडर इन चीफ, आर्मी के चीफ हुआ करते थे। तो मीर जाफर यहाँ पे बेसिकली अपनी पोजीशन को, या फिर मीर जाफर जो है बेसिकली अपनी पोजीशन आगे बढ़ाने के लिए या नवाब बनने के लिए इस लालच में आ जाते कि सिराजुद्दौला हटेगा अगला नवाब मैं बन जाऊंगा। मीर जाफर के अलावा बहुत सारे और लोग, जैसे अमीर चंद एक नाम था, है ना, अमीर चंद, जगत सेठ, जगत सेठ, ये सब इनके क्या होते थे, बैंकर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ट्रेडर्स बैंकर्स वगैरह थे, ठीक है। इसी के साथ में एक नाम है घसीटी बेगम, घसीटी बेगम इनकी आंट थी, नाम बड़ा अजीब है लेकिन इनकी आंट थी, घसीटी बेगम इनकी आंट थी। ये सारे के सारे लोग मिल गए जाके किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस समय में जो लीड कर रहा था वो नाम था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बोला ही जाता था मास्टर्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र का मास्टर बोला जाता था, पितामह बोला जाता था षड्यंत्र करने में। तो जब ये षड्यंत्र करने के लिए बेसिकली आया, तो षड्यंत्र करने में अगर हम लोग देखें तो इसने इन सारे लोगों को अपनी टीम में मिला लिया। और जब मेन सुप्रीम पावर को अपनी टीम में मिला लोगे तो क्या ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वॉर सिराजुद्दौला हार जाएगा। वॉर सिराजुद्दौला हार गए। सिराजुद्दौला को मीर जाफर को बैठा दिया गया, मीर जाफर अब अगले नेक्स्ट नवाब नियुक्त कर लिए गए। ये मीर जाफर अब नए नवाब बन चुके हैं, मीर जाफर नए नवाब हैं इस समय, जिनको ये बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला को क्या हुआ, सिराजुद्दौला को मीर मिरान, ये मीर जाफर का सन है, मीर जाफर के सन ने सिराज की हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है, किल्ड सिराज, मार दिया सिराज को उसने। तो सिराजुद्दौला यहाँ पे अब नहीं है, सिराजुद्दौला का चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाता है, नई चैप्टर नई कहानी शुरू होती है, और मीर जाफर यहाँ पे नए नवाब बनते आगे। जब मीर जाफर यहाँ पे नवाब बनते तो बहुत सारे लगभग 24 के आसपास परगनाज वगैरह, परगनाज बड़े बड़े विलेजेस का इलाका, बहुत बड़ा बड़ा एरिया उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधा सीधा गिफ्ट कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी यही चाहती थी, इसी तरीके की चीज चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से प्रॉपर तरीके से बंगाल का कंट्रोल आ जाए। तो कंट्रोल बंगाल का इस तरीके से आ गया। ये मीर जाफर को अपने कठपुतली के तौर पर यहाँ बैठा दिया, जिसकी वजह से साफ साफ तौर पर दिखाई देता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पे मीर जाफर के थ्रू कौन करने की कोशिश कर रहा है, ईस्ट इंडिया। तो ये बैटल ऑफ प्लासी था 1757 में। इस बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला को हराना बंगाल पे कंट्रोल करने जैसा था, इसलिए लोग कहते हैं 1757 एक ऐसा वॉर है जिस वॉर के बाद इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश रूल भले से एक रीजन में स्टार्ट हुआ, बंगाल में ही स्टार्ट हुआ, बट बंगाल सबसे बड़ा प्रोविंस था उस समय, सबसे मेजर एरिया का कवर करता था। तो इसी वजह से अगर हम लोग देखें तो बंगाल के अंदर 1757 के अंदर यहाँ से ब्रिटिश रूल प्रॉपर तरीके से शुरू होता है। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल ऑफ प्लासी की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग इलाहाबाद की ट्रीटी तक पहुंचेंगे, तो समझ लेते हैं इसको और ज्यादा आगे। तो याद रखिएगा 1757 से 60 की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस समय बैटल ऑफ प्लासी में कौन है, यहाँ पे है आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच की ये लड़ाई है। इन दोनों की लड़ाई के अंदर ये लड़ाई को रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ही ये वॉर लड़ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो बेसिकली ये वॉर खत्म हो जाता है। इस वॉर के खत्म होने के बाद में कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। आप लोग को कुछ मेंशन करना है इसमें से मेंशन कर सकते हो, और मेंशन करने के बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर बेसिकली अब हम लोग जो है आगे और चीज़ों को कवर करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मीर जाफर ने, हाँ जी, तो किस तरीके से यहाँ पे मीर जाफर ने आगे चल के रूल को चलाया होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। अब बैटल ऑफ प्लासी हो गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमें पता चल गया मीर जाफर जो है वो इस समय में नवाब है। कहाँ का? बंगाल का, बंगाल का नवाब है। और ये ब्रिटिशर्स को लगातार बहुत सारे गिफ्ट्स देता रहता था, कभी कभी बहुत सारी ज़मीनें, लैंड्स को डोनेट कर देता था, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स के फॉर्म में उन्हें देता रहता था, कोई ना कोई चीज़ उन्हें प्रोवाइड करता रहता था। ठीक है, तो देखो हुआ मीर जाफर जब इतनी सारी चीजें दे रहा था, ब्रिटिशर्स को दे रहा था, इतना सब कुछ दे रहा था, दान कर रहा था, बेसिकली सब उठा उठा के बर्बाद कर दे रहा था बंगाल को, तो धीरे धीरे बंगाल खाली होने लगा। क्योंकि ब्रिटिशर्स का पेट कभी भारत की सोने से, भारत की जो है रिसोर्सेज से कभी भरा ही नहीं। वो और खाते हैं, और खाना है, और खाना है, लगातार उसमें लगे रहे। तो बेसिकली ये जो डिस्प्यूट था, मीर जाफर ने इस डिस्प्यूट के अंदर क्या करा, मीर जाफर ने बोला कि अब मैं आपको और ज़्यादा गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा। तो क्या करा गया, इनको जबरन रिज़ाइन करने को मजबूर कर दिया गया। क्या करा गया, रिज़ाइन करने को मजबूर कर दिया गया। मीर जाफर को हटा दिया गया, मीर जाफर को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको रिमूव करके एक नए नवाब को बैठाया जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम क्यों से लिखा जाता है, मीर कासिम। मीर कासिम एक नए नवाब नियुक्त हुआ, और नया नवाब नियुक्त होने के बाद में इसने भी वही चीज़ें करी, इसने भी गिफ्ट देना शुरू की। किसको? ब्रिटिशर्स को गिफ्ट देना शुरू की। ब्रिटिशर्स को बोला कि हम आपको कुछ दान देंगे, उपहार देंगे, ये सारी चीज़ें इसने भी देना शुरू करी। ठीक है, ये बेसिकली मीर जाफर को लेकिन बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई कि अगर लगातार हम इनको गिफ्ट देते रहेंगे, इनका तो पेट कभी भर ही नहीं सकता, इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ करनी। तो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में पहली प्लानिंग प्लॉटिंग ये होती है, एक टैक्स लगा करता था वहाँ पे, एक तरीके का टैक्स लगा करता था वहाँ पे। इसको बेसिकली ये टैक्स जो था एक ऐसा टैक्स था जिसके अंदर इंडियंस के ऊपर तो टैक्स लगाया जाता था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियंस इंडिया के अंदर ट्रेड करने आते थे उनके ऊपर कोई भी टैक्स किसी भी तरीके का नहीं लगाया जाता था। तो ये टैक्स एक लगा करता था, तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, टैक्स को रिमूव कर दिया। टैक्स रिमूव, सोचिए जरा, टैक्स को रिमूव करना कितनी बड़ी बात हो सकती है कि ब्रिटिशर्स के लगाए हुए टैक्स को ये नवाब रिमूव कर दे। तो ये तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले जाना हो गया, है ना। तो एकदम से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए। मुर्शिदाबाद इनकी कैपिटल हुआ करती थी, बंगाल की मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी। इसने राजधानी को या कैपिटल को तुरंत ट्रांसफर करा मुंगेर में, मुंगेर को कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। अब ब्रिटिशर्स और ज्यादा टेंशन में कि उन्होंने देखा कि ये तो बंदा लगातार हमारे डिसीजन के अगेंस्ट में डिसीजन लिया पड़ा, और राजधानी इसलिए ट्रांसफर करी क्योंकि ब्रिटिशर्स मुर्शिदाबाद आ सकते हैं, मुंगेर के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मुंगेर के अंदर राजधानी ट्रांसफर करने से बहुत सारे फैक्टर फेवर में हो गए थे मोहम्मद बिन जो है मीर कासिम के। तो बेसिकली ये दो फैक्टर थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स मीर कासिम से नाराज हो गए, और मीर कासिम भी पक्के पे थे कि हम तुम्हें अब अनगिनत अननेसेसरी रिवॉर्ड नहीं दे सकते, तुम बंगाल का एक्सप्लॉयटेशन, बंगाल के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन खत्म करो, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए मीर कासिम ने इनके अगेंस्ट में ये सारी चीजें करना शुरू। जब ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई तो मीर कासिम के अगेंस्ट में इन्होंने वॉर अनाउंस कर दिया। इन्होंने क्या करा, मीर कासिम को गद्दी से हटाया और वापस मीर जाफर को बैठा दिया। बोले हम वापस से मीर जाफर को लेके आएंगे, तो मीर कासिम को गद्दी से उठा के वापस से मीर जाफर को गद्दी के ऊपर बैठाने का इन लोगों का ये प्लान था। तो वॉर यहाँ से स्टार्ट हुआ, मीर कासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वॉर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, हम लोग बोलेंगे इसको, ये वॉर है मीर कासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहा है, वो पर्सन जो लीड कर रहा है, ये वॉर है 1764 का। 1764 का वॉर है। इस वॉर को हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। इस वॉर को हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। यही था बैटल ऑफ बक्सर। इसी में बैटल ऑफ बक्सर में ही यहाँ पे मीर कासिम ने इसकी अगुवाई की थी, स्टार्ट किया था इस बैटल को।
और फिर ये बैटल आगे चल के और ज़्यादा निर्णायक या आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा कि डेसिसिव विक्ट्री कैसे यहाँ पे मिलेगी। तो मीर कासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आप टाइम पीरियड देख सकते हो 1764 है, और 1764 में बेसिकली हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1764 में यहाँ पे ये जो है आपके रॉबर्ट क्लाइव नहीं दिखाई दे रहे। रॉबर्ट क्लाइव 64 में तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में इस समय लीड कर रहा था, गवर्नर था, नाम था हेक्टर मोनरो। हेक्टर मोनरो इस समय में लीड कर रहे थे। हेक्टर मोनरो वाज द गवर्नर। ये गवर्नर हुआ करते थे और इन्हीं की गवर्नरशिप के अंदर बेसिकली ये वॉर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। तो इधर तो मीर कासिम है, मीर कासिम ने अपनी टीम में कुछ और लोगों को बुलाया। मीर कासिम ने बोला ये बैटल में अकेले नहीं लड़ सकता, मुझे आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़ेंगे, आज ये बंगाल के अंदर अटैक करके बंगाल को कंगाल कर रहे हैं, कल ये अवध में जा सकते हैं, फिर ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे एंटर करेंगे और ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि मीर कासिम जो है, मीर कासिम गए किसके पास में? मीर कासिम गए अवध के पास में। अवध, ये तो हो गया मीर कासिम बंगाल के, मीर कासिम हो गए बंगाल के। अवध जो है, अवध के अंदर गए, यहाँ पे शुजा-उद-दौला, नाम है शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला बेसिकली यहाँ पहुंचे और शुजा-उद-दौला ने अवध के अंदर प्रॉपर तरीके से हामी भर दी और हाँ बोल दिया कि ठीक है हम मीर कासिम का साथ देने के लिए तैयार। अब इसके बाद में एक और इन्हें शासक चाहिए था। अवध के शासक शुजा-उद-दौला ने बोला ठीक है हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वॉर को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, इसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसके साथ में मुगल्स को भी ऐड कर लिया जाए। और मुगल शासक थे उस समय शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड उस समय में मुगल शासक थे, तो मुगल शासक को भी इसमें साथ में ऐड कर लिया गया। तो भाई देखिए 3 लोगों का ये वॉर बन चुका है। अब एक तो मीर कासिम नाम आपको दिखाई दे ही रहा है, मीर कासिम के साथ साथ में इसके अंदर आपको एक नाम और दिखाई दे रहा होगा, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की भी बात हो रही है, साथ में मुगल्स भी दिखाई दे रहे होंगे, मुगल में आपको शाह आलम सेकंड दिखाई दे रहे। तो ये वॉर एक तरीके से 3 लोगों की पावर्स वर्सेस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर के बीच में हुआ, ठीक है। और जब ये वॉर हुआ तो इस वॉर के अंदर बेसिकली क्या हुआ, इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं, इसके भी रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो जब ये वॉर हुआ, इस वॉर के अंदर बेसिकली क्या हुआ, ये वॉर जब हुआ, इस वॉर के अंदर अगेन फिर लॉस्ट, कौन कौन हार गया? इसके अंदर बंगाल हार गया। बंगाल में कौन हारा होगा? बंगाल में मीर कासिम हार गया होंगे, मीर कासिम। और मीर कासिम को हटा के वहां पे वापस से किसको बैठा दिया गया? मीर जाफर को बैठा दिया गया। यहाँ पे फिर अवध भी हारा होगा, अवध की भी हार है। अवध में शुजा-उद-दौला हार गए होंगे, शुजा-उद-दौला को भी इसका बड़ा मुआवजा भरना पड़ा और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ पे मुगल्स भी हार गए, और मुगल्स तो सबसे सुप्रीम पावर थी इंडिया के ऊपर, तो रूल यही करते थे। तो मुगल्स के अंदर कौन था? शाह आलम सेकंड, और शाह आलम सेकंड को भी बहुत भारी मुआवजा इसके लिए भरना पड़ा। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 पावर्स मिलके भी इस वॉर को नहीं जीत पाई। तो यहीं से ये बात प्रूव हो गई थी 1764 में। ये 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर है, इस बैटल ऑफ बक्सर को बोला जाता है ये डेसिसिव विक्ट्री है। ये डेसिसिव विक्ट्री है। डेसिसिव विक्ट्री का मतलब होता है निर्णायक, एक तरीके से ये निर्णायक विक्ट्री है, ये आपकी रिजल्ट है। अब ये बता देगी आपको कि इंडिया के अंदर कौन रूल नहीं करेगा, वो तो पहले पता चल गया था, लेकिन इस वॉर से ये पता चल गया कि अब इंडिया के अंदर रूल कौन करेगा। तो डेसिसिव विक्ट्री पता चल गया साफ साफ, क्योंकि 3 बड़ी पावर को हरा देना। अब यहाँ पे कंट्रोल ब्रिटिशर्स का होगा, पूरा का पूरा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। तो ये तो पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस बैटल को जीत गई है, और इस बैटल को जीतने के बाद अब वही यहाँ पे रूल करेगी, ठीक है। तो इसको रूल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इसको रूल करेगी। तो ये बेसिकली आपका ये एरिया हो गया, जिस एरिया के अंदर हमने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी से लेके बैटल ऑफ बक्सर का क्या सफर। अब ये 1764 में ये वॉर हार गए। हारने के बाद अवध और मुगल का क्या हुआ होगा, उनके साथ में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि जो हारेगा उसको कुछ ना कुछ मुआवजा तो देना पड़ेगा। बंगाल हारा तो मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को वापस से बैठा दिया गया, मीर जाफर को अगला नवाब नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में अवध हारा और मुगल हारे, तो क्या हुआ, अवध और मुगल हारे तो इनके साथ में एक संधि साइन हुई, एक ट्रीटी साइन हुई, जिसको इलाहाबाद ट्रीटी बोलते हैं। कौन सी ट्रीटी साइन हुई?
इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद ट्रीटी बेसिकली साइन हुई। इस इलाहाबाद ट्रीटी के अंदर मुगल्स के साथ में अलग ट्रीटी साइन होगी, अवध के साथ में अलग ट्रीटी साइन होगी। तो मुगल और अवध को मजबूर किया गया कि पावर को वो कंट्रोल करे। जैसे फॉर एग्जांपल अवध को कंट्रोल कैसे किया गया, अवध का रेवेन्यू सिस्टम जो पूरा का पूरा था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इनका रेवेन्यू अपने कंट्रोल में ले लिया अवध का। तो अवध का अब जो भी रेवेन्यू या राजस्व, पैसा कमाने वाला जरिया था, जो भी टैक्सेस आते थे, जो भी चीजें ये लोग गेन करते थे, वो सारा का सारा किसको मिल रहा था, वो सब कुछ मिल रहा था ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अवध से इनको प्रोवाइड किया जा रहा था। अवध के बाद में अगर हम लोग देखें तो अवध के बाद में एक अगला जो मुगल्स थे, मुगल के साथ क्या किया गया, मुगल तो दिल्ली के रीजन के अंदर, दिल्ली से बड़ी से इलाके के अंदर रूल किया करते थे, भारत के रूलर थे। इनको बड़ा समेट दिया गया, इनसे दिल्ली छीन ली गई। बोले अब आप दिल्ली के अंदर नहीं रहोगे, इनसे दिल्ली को छीन लिया गया और भेज दिया गया एक जगह थी कारा। इलाहाबाद में कारा रीजन है, कारा, इलाहाबाद में कारा रीजन है, कारा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर, इलाहाबाद के अंदर मुगल को सीमित करके स्टोर कर दिया गया। एक फ्रिज में जैसे सामान नहीं स्टोर कर देते, वैसे एक स्टोर करके बस वहां पे इनको बैठा दिया गया। वहां बैठाने के बाद बेसिकली इनके किसी भी तरीके के कोई भी अब रूल के अंदर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारा का सारा कंट्रोल कौन करेगा, वो सारा का सारा कंट्रोल अब करेगा यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया पूरी तरीके से इसके ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी अब इस पे कंट्रोल करने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल्स पे भी कंट्रोल कर लिया, अवध पे भी कंट्रोल कर लिया। कैसे, इलाहाबाद ट्रीटी करा के। अच्छा ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी तो हो गई, लेकिन ध्यान रखने लायक बात यह कि इलाहाबाद की ट्रीटी किसके टाइम में हुई। अभी तो हमने बोला था यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव चला गया था और हेक्टर मुनरो के टाइम पे वॉर हो रहा है। किसके टाइम पे, हेक्टर मुनरो के टाइम पे वॉर हो रहा है। तो हेक्टर मुनरो के टाइम के वॉर को इलाहाबाद ट्रीटी के तौर पर कन्वर्ट किया। तो देखिए 1765 में अगेन फिर आ चुका है कौन, 1765 में अगेन फिर आ चुका है रॉबर्ट क्लाइव। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द पर्सन जिसके टाइम में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ बक्सर नहीं हुआ, बैटल ऑफ बक्सर इनके टाइम में नहीं हुआ, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर की जो ट्रीटी है वो ट्रीटी इनके टाइम पे जरूर हुई। उस ट्रीटी का नाम है इलाहाबाद ट्रीटी। मुगल से अलग ट्रीटी हुई है और अवध से अलग ट्रीटी हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है आपके। बाकी एक दो फैक्ट और देख लीजिए ये इसी के टाइम पीरियड में कि क्या क्या चीजें ऐसी और हुई थी इनके टाइम पीरियड में। जैसे फॉर एग्जांपल रॉबर्ट क्लाइव इस समय में जो बेसिक पॉलिसीज को अपना रहा था, उन पॉलिसीज में एक इसका ध्यान था मैसूर के ऊपर। तो मैसूर के ऊपर कंट्रोल तो इस समय में 1761 में हैदर अली ने कर लिया था। हैदर अली ने उस समय कमांडर था हैदराबाद, मैसूर के इलाके का हैदर अली कमांडर था। और यहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था चिका कृष्णा राजे, यहाँ का राजा हुआ करता था। हैदर अली ने देखा बड़ा यहाँ पे जो है करप्शन चल रहा है और किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सही नहीं चल रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत सारा इश्यूज झेलने पड़ रहे हैं। तो इसने ये क्या करा, चिका कृष्णा राजा की सरकार को पलट दिया, इसकी रूल को ख़त्म करके हैदर अली ने मैसूर को अपने कंट्रोल में ले लिया। कब, 1761 में। अब ब्रिटिशर्स की नज़र मैसूर के ऊपर गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स को नॉर्थ के बाद में क्या चाहिए था, साउथ चाहिए था। अब ये नॉर्थ के बाद साउथ में पहुंचना चाहते थे और साउथ का एक ही रास्ता था मैसूर पहुंचना। मैसूर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साउथ में हुआ करता था। तो मैसूर अगर पहुंच जाएंगे तो मैसूर में क्यों ना, अगर मैसूर पहुंच गया तो मैसूर में ये जो कर्नाटका वगैरह का इलाका है, तो मैसूर में पहुंचने के बाद में सारे के सारे पोर्ट्स वोर्ट्स का एरिया इन्हें मिल जाता। तो वो पोर्ट्स वोर्ट्स के रीजन को कंट्रोल कर लेते, इसलिए इन्होंने अगला अटैक करा 1761 में अब मैसूर के ऊपर। ठीक है, तो आपने देखा 1757 एंड 1764 इन लोग ने बंगाल को हराने के बाद, बंगाल को खत्म करने के बाद अगला टारगेट अपना किसको बनाया है, मैसूर को, जिसके ऊपर इन्होंने 1767 में ही अटैक कर दिया और ये अटैक लगभग 1799 तक चलेगा। मैसूर को इन्होंने 67 से लेकर 99 तक इतने टाइम पीरियड में कंट्रोल कर लिया था। मैसूर के ऊपर इनका कंट्रोल इतने टाइम में हो गया, लेकिन इतना टाइम पीरियड लेना पड़ा और इनकी नज़र पड़ी 1767 में, और यहाँ होता है पहला एंग्लो मैसूर वॉर। तो हमने अभी बंगाल से रिलेटेड जो भी वॉर्स थे, बंगाल से रिलेटेड जो चीज़ें थी और रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई, उसी टाइम पीरियड को अभी हमने इस अपने पूरे डिस्कशन में देख लिया। ठीक है, इस डिस्कशन के बाद में हम रॉबर्ट क्लाइव से सीधा जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग की तरफ। वॉरेन हेस्टिंग के अंदर हम लोग बहुत सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल वॉरेन हेस्टिंग के अंदर बहुत सारे रिवेन्यू सिस्टम, रिवेन्यू और अवार्ड्स या बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे रहे।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रिवेन्यू रिफॉर्म्स की बातें करेंगे हम लोग। कुछ यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, जैसे रिफॉर्म्स में, रिफॉर्म का मतलब तो ऐसा समझ लो, ब्रिटिशर्स जब रिफॉर्म करते थे इंडियंस के लिए, तो वो इंडियंस के लिए रिफॉर्म नहीं करते थे, अपना भला करते थे। इंडियंस को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंट्रोल करके, तो अपना भला करने की कोशिश करते थे। तो वो करते ज़रूर थे बदनाम के लिए कि हम जो है इंडियंस का रिफॉर्म कर रहे हैं, इंडियंस के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो रिफॉर्म इंडियंस के लिए नहीं था, बेसिकली वो अपने रिफॉर्म करते थे। तो आगे चल के आपको ये कहानी समझ आएगी जब हम लोग बात करेंगे किसकी, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रिफॉर्म का मतलब मैंने बोला ना, देखो आप देखोगे कलकत्ता का मदरसा बनवाया, संस्कृत बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी बनवाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आया, है ना इसके टाइम पे। इसके समय में फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गजट का प्रमोशन होना शुरू हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें इनके टाइम पीरियड में हो रही है। तो इनके टाइम पीरियड में सारी की सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। वो सिंपल सा लॉजिक ये है कि इस समय में ये इंडिया के डेवलपमेंट या ग्रोथ या फिर इस तरीके की चीज़ों को नहीं, अपने खुद के प्रमोशन के लिए, अपने खुद के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हमें ये सारे के सारे डेटास पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़नी है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अब अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। हम ऐसे ही आपसे रूबरू होते रहेंगे, मिलते रहेंगे लगातार, और अपने जीएस के सारे कॉन्सेप्ट और जो भी फैक्ट्स हैं उनको आपके साथ में डिस्कस करके सब क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।